थे, तब आप लोग कहाँ थे? सवाल किया है, जवाब सुनिए। सवाल किया है, जवाब सुनिए। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी स्टेज पे खड़े होके खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे। कौन है वो सिंदूर बांटने वाले? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी 243 विधानसभा सीटों पर जा रही है और चुनाव से पहले लोगों का मन टटोल रही है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गया के इमामगंज विधानसभा में। यह विधानसभा बेहद ही खास और पटना के साथ ही पूरे बिहार की राजनीति में बेहद अहम योगदान रखती है, बेहद स्थान रखती है। क्यों? इसके पीछे दो कारण है। पहला कि यहाँ से केंद्र की मोदी सरकार में दिग्गज मंत्री केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यहाँ से विधायक रहे हैं। साथ ही यहाँ से उनके बहू जो है दीपा मांझी वो विधायक हैं। और साथ ही बता दें कि इसी गया से संतोष कुमार सुमन जो कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं। यानी कि इस विधानसभा में हम का काफ़ी अहम योगदान है, हम का दबदबा है। लेकिन लोकतंत्र में कुछ भी चीज़ें अस्थायी नहीं होती हैं और ऐसे में अब जब लोकतंत्र का महापर्व चुनाव नज़दीक है तो हम आप लोगों के सामने मौजूद हैं, आपके जनप्रतिनिधि सामने मौजूद हैं जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो हैं राकेश मसाले, जो कि अपनी खुशबू बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो हैं वास्तु विहार, जो कि इंडिया की एक बेहद ही नामी कंस्ट्रक्शंस कंपनी है, जो कि अपने समय प्रतिबद्धता और क्वालिटी मटेरियल्स के लिए जाने जाते हैं। अगर आप इनसे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं तो समय के साथ पूरा करते हैं। साथ ही इस पूरे प्रोग्राम के जो मीडिया पार्टनर हैं वो डेली हंट हैं। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं अपने मेहमानों के पास जाऊँगा कि आप सभी से सीधा सवाल है कि 2 महीने में चुनाव है, क्या तैयारियां हैं? आप लोगों के पास 2-2 मिनट का वक्त होगा। उपलब्धियों और नाकामियों पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम आप लोग की रणनीति पे बात करेंगे। अगर आप आउट ऑफ ट्रैक जाएंगे मैं आपको वहीं पे रोक दूंगा। तो मैं सबसे पहले इस सवाल के लिए प्रेमचंद्र जी आप ही के पास आता हूं, क्योंकि आप सत्ता में हैं। क्या तैयारी है? 2 महीने में चुनाव है, 2 मिनट है सर आपके पास। 2 महीने में हमारा चुनाव है, उसकी मैं तैयारी में लगा हुआ हूं और मैं लगातार इमामगंज के विकास के मुद्दे पे काम कर रहा हूं। आप देख भी सकते हैं कि इस 6 महीने में इमामगंज का विकास कितना हुआ है। यहाँ पे सारे जो रोड्स हैं, पुल पुलिया हैं, यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, उसकी स्थापना की गई है और आगे 2 महीने में जो है निरंतर अभी विकास हो रहा है। हमारे यहाँ लगभग अभी 110 रोड का टेंडर भी हो चुका है, जो कि हाल में ही बनने वाला है। इसलिए निरंतर जो है हमारा मेन चुनावी जो मुद्दा होगा वो विकास होगा और विकास में हम लगे हुए निरंतर और पूर्ण प्रयास है मेरा। बहुत धन्यवाद प्रेमचंद्र जी। विकास के मुद्दों को लेकर आप जाएंगे। ब्रिजनंदन जी, 20 सालों से सत्ता में हैं आप बिहार के, क्या तैयारी है इस बार के? क्योंकि मुख्यमंत्री रोज उठते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं कि ये उपहार बिहार के लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो खुशी की बात है, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में पहली बार डिबेट का कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम को सभी लोग उपस्थित हैं, सुन रहे हैं। इसको अच्छा से एंजॉय कीजिए और हमें 2 ही मिनट का टाइम दिया गया है 20 वर्षों का हिसाब देने के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि पहले का बिहार और यह 20 वर्ष का बिहार आम जनता देख रहे हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमारे नेता द्वारा कार्य नहीं किया गया है, चाहे वह जिस क्षेत्र से भी संबंधित हो। और बाकी इस डिबेट का अगला हिस्सा में जो भी क्वेश्चन किया जाएगा उसका मेरे द्वारा हम लोगों द्वारा जवाब दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद ब्रिजनंदन जी। सुषमा जी, विधायक की आप प्रतिनिधि हैं, क्या तैयारी है इस बार? हमसे हैं आप, आपकी पार्टी भी है। सबके प्रणाम करी थी हो और हम यही कही थी हो कि यहाँ के जो बच्ची और बच्चा जिस तरह से बेरोजगार भटक रही थी है, उनका बेरोजगारी में अब ना होते और जो यहाँ के युवा लोग और महिला लोग के लिए भी
बहुत सा ऐसा एस्टीमेट आया है जो आइलो है ओकरा में सब काम करता थे, जिनका बेरोजगारी है उस सब के रोजगार मिलता है। हमार मंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी दोनों कलथिन है कि इमामगंज के धरती को एकदम मतलब स्वर्ग के रूप दिया जा रहा है, यही कलथिन है। और कलथिन है कि इमामगंज के 20 साल पहले जो स्थिति है और आज के जो स्थिति है वो जनता लोग से छुपल ना है। और यहाँ के जो लोग हथिन ये सब जीतन मांझी के और दीपा मांझी के जो काम है 6 महीना में दीपा मांझी कर लेथिन है, उनका से बहुत सब प्रभावित हथिन। और दीपा मांझी तो इतना कर देलथिन 6 महीना में कि जितना लोग सोच लेथिन नहल डिग्री कॉलेज भी हो गए और भी बहुत कुछ हो गए। 105 को जो सड़क के निर्माण होले है, गांव से सबको मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है, उस सब पर दीपा मांझी काम कर लेते हैं। और हमारी महिलाओं को उत्थान के लिए काम होगी, यही सब दीपा मांझी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा और स्वास्थ्य पर जोर देंगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेके जाएंगे। अब आते हैं विपक्ष के पास, और माफ़ करिएगा, आप लोगों ने एक एक अलग अलग रखिए। दीपक जी, क्या तैयारियां? आपके नेता 16 दिन बिहार में यात्रा की करते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद, और दर्शक आए हुए हैं उन्हीं को तमाम को धन्यवाद, माताओं बहनों को सभी लोग को धन्यवाद। सबसे पहली है कि शिक्षा, पढ़ाई और रोजगार और सड़क इंटरेक्शन, जितनी भी यहाँ बिहार में कमजोरियाँ हैं, ऐसा है लगता है कि 20 साल से राज है, मनो काम ही नहीं हुआ है, उसके प्रति काम होगी। और रोजगार के प्रति मनो एक सोच है महागठबंधन की ओर से कि हर विधानसभा में एक दो इंडस्ट्री खोलकर रोजगार दिया जाए। और जो स्थिति अभी बिहार में बना हुआ है, रोजगार, शिक्षा और आपका सबसे बड़ा प्रशासनिक जो यहाँ सेवा है, उस तो तानाशाही चल रही है, इसके प्रति कार्रवाई किया जाएगा। और हर तरह से हर व्यक्ति के पास योजना का लाभ हो, इसीलिए हमारा महागठबंधन की ओर से 1500 रुपया विधवा पेंशन और पेंशन की ओर घोषणा किया गया है। और 2500 रुपया जो है आपका महिलाओं के लिए उत्थान के लिए पैसा जो दिया गया है, उसके लिए देने के लिए वादा किया गया है, वो वादा पूरा करेंगे। तो मतलब बिहार में, हाँ, बोलिए। बिहार में जो है बहुत तरह के बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं। 17 महीना में हमारे तेजस्वी यादव महागठबंधन से सरकार में आए हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, और शिक्षा विभाग इनके पास रहा। 17 महीना 5 लाख वैकेंसी दिए, आज घर घर में रोजगार मिला, लोग बुलंदी से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। आज भी जाके शिक्षा जो टीचर हुए हैं उनसे पूछिएगा तो बताएंगे कि हाँ, हमारे घर में तो कम से कम उनके माध्यम से ही हमको एक रोजगार मिला है। इसी पर हम लोग काम करेंगे। मतलब रोजगार और मुद्दों को लेके जाएंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका। रख दीजिए, माइक रख दीजिए आप। रितु जी, क्या तैयारियां हैं? 2 महीने में चुनाव है। सबसे पहले तो प्रभात खबर को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया। और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य बड़े बुजुर्ग साथियों, माताओं, बहनों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं ऋतुप्रिया चौधरी, प्रदेश सचिव महिला राजद। मैं यहाँ पे बैठी हूँ राजद को रिप्रेजेंट करने के लिए, तेजस्वी यादव जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और तेजस्वी यादव की जो चुनाव को लेकर विज़न है वो बहुत क्लियर है। पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। कि अगर मैं बात करूं विज़न के बारे में, तो सबसे पहला मेरा जो विज़न है वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। और कहीं ना कहीं हर समस्या का समाधान है कि आप शिक्षित हो जाएं। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप विकसित नहीं। शिक्षा आपको
समाज में आपका एक जगह सुनिश्चित करता है और कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो समाज में आपके सम्मान को बढ़ाता है। जहाँ तक मैं क्षेत्र घूम रही हूँ और देख रही हूँ, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ बहुत ही लचर है और मेरा विज़न है कि मुझे हर गांव, हर पंचायत से 2 ऐसे बच्चे खड़े करने हैं जो आने वाले भविष्य में अपने जैसे 4 और बच्चे खड़े करें और आने वाले भविष्य में अपने जैसे 8 और बच्चे खड़े करें और ये प्रक्रिया गुना गुना होती जाए और आने वाले समय में हमें विकास किसी से मांगने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़े। तो जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप विकसित नहीं होंगे और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारे गया में ही है, पटवा टोली, जहाँ से एक IITian निकला और आज वो गांव पूरा IITian के नाम से ही जाना जाता है। तो शिक्षा को लेकर के मेरा ये विज़न है, कारण कि अगर एक जनरेशन शिक्षित हो जाती है तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि विकास आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं आती हूँ रोज़गार के ऊपर। रोज़गार कैसे मिल सकता है? रोज़गार के लिए या तो आप पढ़ाई करके नौकरी ले लीजिए, या तो बिज़नेस कर लीजिए, या तो अगर आपके क्षेत्र में कोई उद्योग धंधा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आप काम करेंगे। लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। लेकिन ये भी सत्य है कि हमारे क्षेत्र में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं, लोकल अवेलेबल चीज़ें हैं जिससे हम फैक्ट्री लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास लोकली अवेलेबल है दूध, लोकली अवेलेबल है लकड़ी, लोकली अवेलेबल है अनाज, तो हम डेयरी फैक्ट्री लगा सकते हैं, हम फर्नीचर की फैक्ट्री लगा सकते हैं, हम राइस मिल, आटा मिल, ये सारी चीज़ें सोच सकते हैं। जहाँ सोच ही नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऋतु जी, मतलब जब तक हम मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि सबको 2 मिनट का ही वक्त है, आपको भी 2 मिनट का ही वक्त है, क्योंकि आपने बताया कि आप रोजगार और शिक्षा के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे। बहुत धन्यवाद मैम। 1 मिनट और ऐसे मैं अपना एक और परिचय दे दूँ। मैं NIT पटना से पास आउट हूँ और मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है, जिसे B.Arch बोलते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब तनु जी, आपकी बारी है, क्या तैयारी है? 2 महीने में चुनाव है। सबसे पहले प्रभात खबर की टीम को इमामगंज की धरती पे मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और धन्यवाद जो आप यहाँ आए। मेरा नाम तनुश्री मांझी है। मैं इस पैनल पे मौजूद हर दल के अतिथिगण को मैं नमस्कार करती हूँ और सामने मौजूद जितने भी जनता जनार्दन, कार्यकर्तागण, नेतागण, जितने भी इमामगंज के हर कोने से यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि क्या हमारी रणनीति बन रही है, तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि उपचुनाव के बाद से आप हर न्यूज़ या सोशल मीडिया हर जगह पे कहीं देखें, जिस तरीके से इमामगंज विधानसभा में RJD की टीम एक्टिव है, उस तरीके से कोई यहाँ पे एक्टिव नहीं है, किसी भी दल के लोग यहाँ पे एक्टिव नहीं है। हम हर कोई भी समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, जनता के बीच जाने का काम करते हैं, उनकी समस्या को सुनने का काम करते हैं और उनका समाधान करने का भी काम करते हैं। तो हमारा मुख्य रूप से शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, किसान मजदूरी, सड़क, पुल पुलिया जितना भी है, ये सारा हमारा इस बार मुख्य रूप से हमारा मुद्दा रहेगा, जिस पे हम RJD अगर हमारी सत्ता यहाँ विधायक जितनी हमारी सरकार बनती है तो ये सारी चीज़ पे हम लोग काम करने का काम करेंगे। और जनता के हम लोग सिर्फ कुर्सी के लिए काम नहीं करेंगे कि सिर्फ हम लोग को कुर्सी के लिए चाहिए या बस सत्ता के लिए। हम लोग जनता की परेशानी सुख दुख में रहने का काम करेंगे, चाहे रिजल्ट जो भी हो, हम लोग आपके बीच रहने का काम करेंगे। जैसे इस बार रह रहे उपचुनाव में भले ही हम लोग हार गए थे, हमारी जीत नहीं हुई, लेकिन जिस मजबूती से RJD टीम आपके साथ खड़ी है, उसी मजबूती से आगे भी खड़ी रहेगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तनुश्री जी। जैसा कि मैंने सुना था आपके बारे में, आपने सही उसको साबित किया। खैर, अब वक्त है, आप लोगों का ये मंच आपके हवाले है। हम यानी कि मैं और मेरी पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेटर हैं, आप दोनों के बीच में बात विवाद स्थापित करेंगे। तो ये मंच प्रेरणा के हवाले। प्रेरणा, सवाल लीजिए आप। क्या नाम है आपका और किन से सवाल है? मेरा नाम दिनेश दास हुआ।
मेरा सवाल है जीतनराम मांझी जी से कि जिस तरीक़ा से अभी बिहार में जो पूरा जो सर्वे हो रहा है, तो हर एक ब्लॉक में सर्वे के नाम पर जो कर्मचारी लोग अफसरशाही जो चल रहा है, उसमें जो लूट चल रहा है, ये कब बंद होगा? ठीक है, मैं बिल्कुल सवाल लेता हूँ, इसका जवाब सुषमा जी दीजिए। सर्वे के नाम पे ब्लॉकों में लूट चल रहा है और मैं इस सवाल का जवाब तीनों लोगों से लूंगा, पहले आप दीजिए। देखिए, ये सवाल जो आप किए हैं ठीक है, लेकिन यहाँ की जो कर्मचारी लोग हैं ये क्या कर रहे हैं आपसे छिपी नहीं है। आप जनता ही उनको ऐसे करने के लिए आप लोग जो किसी ने आप ही के द्वारा जो कभी उतार चढ़ाव करवाता है, आप ही के द्वारा आप ही के लोग ही करवाता है। किसी को आपको बढ़ाता है तो किसी को कम आता है। आप ही के घर का हो या आप ही के बगल का हो, तभी हम अफसरशाही करते हैं, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल धन्यवाद। लेकिन मैं इसका जवाब मैं विजनंदन जी आपसे भी लूँगा। देखिए, मैं बता दूं कि मैं भागलपुर से लेके भभुआ तक, गोपालगंज से लेके गया तक, पूरे बिहार में मैं यात्रा कर रहा था। हर जगह, हर प्रखंड, हर ब्लॉक में एक समस्या आ रही है कि सीओ जो है वो मोटेशन के नाम पे पैसा वसूलता है। कई दफ़ा ऑफ कैमरा आपके विधायक ये मानते हैं कि हाँ नहीं सुनते, हम कार्रवाई करने के लिए कहते हैं लेकिन नहीं सुनते। जवाब दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी हमारे युवा नेता द्वारा आरोप लगाया गया कि जो सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, उसमें पैसा का दोहन पब्लिक को किया जा रहा है, जो पूरा के पूरा 110% निराधार है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर सच आएगा तो हमारे नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के सरकार में उसको बख्शा नहीं किया जा रहा है कहीं, और न बख्शा जाएगा। बहुत धन्यवाद सर। प्रेमचंद जी, ये मंत्रालय एक चीज़ आग्रह करेंगे जी, किन्हीं को समय दीजिए। हमको 2 मिनट के समय दिए, मैं 1 मिनट में समाप्त किया। समय पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। किन्हीं को दीजिए, उस समय के अंदर उनको हम बिल्कुल देंगे सर। देखिए सत्ता पक्ष के पास ज़्यादा है, इसलिए हम चाहेंगे समय हमको ज़्यादा मिले। हम सबके पास बराबर मौका देंगे। प्रेमचंद जी, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ सर क्योंकि मंत्रालय ये आप ही के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी तक कहीं से ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया है, कोई शिकायत नहीं आया है। अगर किन्हीं के पास ऐसा शिकायत हो तो आप मुझे बता सकते हैं और इसका बिल्कुल निराकरण किया जाएगा। और जो भी सर्वे के नाम पे कहीं पर भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, न इसका कोई चार्ज है और न किसी के द्वारा मांगा जा रहा है। अगर कहीं पे किन्हीं को शिकायत हो तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या सवाल है आपका? क्वेश्चन 2 लेना है क्या? जी, अपना नाम बताइए और किन से सवाल है वो बताइए। मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ। मैं आरजेडी प्रवक्ता से बोलना चाहता हूँ। पहले तो उठाएं शिक्षा के बारे में। जब इनका मुख्यमंत्री जिनको पेश कर रहे हैं वो नौवीं फेल है तो शिक्षा क्या देंगे? तीसरा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज तकरीबन साल भर हो चुका है लोकसभा का, इनका सांसद क्या विकास किए हैं? एक चापाकल भी कहूँ बताएं तो उनका नाम बताएं। चलिए, एक प्रश्न मेरा है। और बोलिए कि रोजगार देंगे तो आरजेडी के शासनकाल में भराता को भात नहीं और पतुरिया को पूरी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पैसे थे आर.के. राणा और साधु यादव, वो बाल बारह के डांस में तो पटना लुटा दी पशुपालन का पैसा। तो विकास क्या करें? चलिए, हम सवाल समझ गए। देखिए, यहाँ पे आरजेडी के 2 प्रवक्ता, मैं दोनों से सवालों का जवाब लूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले रितु जी आपके पास आता हूँ। आपने उनका कहना है कि आपके जो उम्मीदवार हैं सीएम कैंडिडेट, उनके क्वालिफिकेशन पर उन्होंने सवाल उठाया, उसका जवाब दे दीजिए आप। उनकी शिक्षा पे सवाल उठाए, तेजस्वी जी की शिक्षा पे सवाल उठाए, उसको जवाब दीजिए आप। आपके सवाल का सम्मान करती हूँ। और रही बात तेजस्वी जी के शिक्षा पे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ और आप ही मुझे बताएंगे कि कहाँ और किस संविधान में ये लिखा हुआ है कि डिग्री हासिल किया हुआ व्यक्ति ही राजनीति कर सकता है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। और जिसके खून में राजनीति है, जो खुद 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्हें डिग्री की ज़रूरत नहीं, उनके खून में ही डिग्री है। बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे तेजस्वी यादव इतनी क्षमता रखते हैं, युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, उनके पास रणनीति है और वो आगे हमारे लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, विज़न है, बिहार को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, ये हम सभी का विश्वास है। और पूरी जनता, बिहार की जनता
तेजस्वी यादव के साथ, राहुल जी के साथ बिल्कुल ऋतु जी, मजबूती के साथ वो खड़ी तो हैं। अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन तनु जी, रोजगार को लेके सवाल है कि जब आपकी सरकार थी जमीन लेके नौकरी दी जाती थी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उन्होंने जो अभी पूछा बताया कि नौवीं फेल है, मैं उस पर जवाब देना शिक्षा को लेके हमने ऋतु जी रोजगार को लेके सवाल। एक मिनट देने दीजिए। आप मुझे इंटरेक्ट मत करेंगे, आप मुझे इंटरेक्शन नहीं देंगे कि मुझे बोलने देना है कि नहीं देना है। मैंने पहले ही बोला था कि कोई चिल्लाएगा मुझे भी बुरा लगेगा, मैं बाहर कर दूंगा। आप इंटरेक्शन नहीं देंगे कि मुझे क्या करना है। देखिए, अगर नौवीं फेल है तो वो तो तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं कि एक बार डिबेट में बैठे आके, अगर कोई भी आपके जो बहुत तेज तरह का जो नेता है वो क्यों नहीं आके हमारे नेता के साथ बैठ के डिबेट करते, तो पता चल जाएगा कि कौन नौवीं फेल है और कौन अच्छा डिग्री लेके बैठा हुआ है। और दूसरी बात ये, नहीं एक सेकेंड, और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि जो आप बोल रहे थे अभी, दूसरा सवाल क्या था आपका कि रोजगार को लेके सवाल था। एक सेकेंड रुकी ना, हाथ दे रहे जवाब। हम लोग नेताजी नौवीं फेल है हमारे, ठीक है तेजस्वी जी, तो वो योजनाएं निकालते हैं और आप लोग यहाँ पे धरातल पे कर देते हैं। आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं कि क्या लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। हम लोग बोले बिजली फ्री की देंगे तो आप लोग यहाँ पे बिजली दे देते हैं। हम लोग बोलते हैं रोज क्यों माई बहन मान योजना का हम लोग लाते हैं, जो भी योजना हम लोग लाते हैं और आप लोग डर के मारे आप लोग घोषित कर देते हैं वो योजना को। तो कहाँ से ये फेल और ये, और जब सांसद महोदय की बात हुई कि जी सांसद जी काम नहीं, कितना काम किया एक साल में? जी सांसद जी काम कर रहे हैं। आप पहले 10 साल में आप पहले सरकार में हैं और 20 साल से आप लोग सरकार में हैं। आप लोग क्या किए हैं? सांसद जी क्या कर रहे नहीं कर रहे वो दिख रहा है। लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्या में रहते हैं। आपके नेता कितना रहते हैं समस्या में, लोगों के बीच में आते हैं। आपके विधायक कितना रहती है लोगों के बीच में? पहले ये जवाब दीजिए हमको। तनु जी मैं माफी चाहता हूँ, इसका जवाब आप दे दीजिए। अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा अगला सवाल लीजिए। क्या नाम है और किनसे सवाल? जी मेरा नाम छोटू कुमार यादव हुआ और मेरे एनडीए समर्थित सवाल है। मैं धर लूँ? बिल्कुल नहीं। मेरा एक कुछ समय के लिए मैं चाहूँगा समय देने के लिए। सबसे पहले एक गार्जियन ने बोले कि हमारे नेता के बारे में कि नौवीं फेल है। आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी एनडीए के समर्थक बोले कि नौवीं फेल है, मैं उस पर आज जाना चाहता। सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है कि क्या एक प्रधानमंत्री का इस देश में डिग्री मांगना उचित है या नहीं? इसी हाल ही के डेट में जो हाई कोर्ट द्वारा एक टिप्पणी किया गया कि प्रधानमंत्री का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि आने वाले समय 20 सालों से आज एनडीए सरकार इस बिहार में बहुमत की सरकार कर रहा है। आपका नाम क्या हुआ? एक मिनट रुकिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटू कुमार हुआ। छोटू जी, ये चुनाव क्या प्रधानमंत्री का हो रहा है? नहीं, एक मिनट रुकिए, पहले मुझे कंप्लीट कर लीजिए। प्रधानमंत्री का नहीं हो रहा है ना? तो और यहाँ पे हमें मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी की बात करने के लिए हम पटना में लगा रहे। प्रखंड की बात करिए, इमामगंज की बात करिए। मैं इसका जवाब ले लूंगा। आपका सवाल जायज है, मैं ले लूंगा। हाँ, सवाल सीधा सवाल पूछिए। सवाल सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे हैं। हम ये नहीं कि बिल्कुल अगर मोदी जी भी है तो इस सत्ता में हिस्सेदारी है। मोदी जी की डिग्री का यहाँ से क्या मतलब? सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। अगर हमारा नेता पे डिग्री करेंगे तो हम भी सवाल उठा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो मुख्यमंत्री, हमारा सवाल है मुख्यमंत्री बनना मोदी जी में एनडीए सरकार इस 20 साल में राज कर रहा है, ठीक है? 20 सालों में राज कर रहा है। आज देखिए कहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। आप चले जाइए, एक मिनट आंटी आप सुनिए, आप ब्लॉक में चले जाइए, आप बिजली विभाग में चले जाइए, आप ब्लॉक अनुमंडल में चले जाइए, आप जहाँ पे बिना घूसखोरी के एक भी काम नहीं होगा। समझ गया सवाल। बिल्कुल विजेंद्र जी जवाब दीजिए। बिना पैसे का ही काम नहीं हो रहा, 20 साल से सत्ता में है आप, दीजिए जवाब। देखिए, जहाँ काम होता है वहीं लोग के आशा भी बनता है। जहाँ काम ही नहीं होता है वहाँ आशा क्या बनेगा? पहली बात, हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं बगल में। सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस यहाँ कितना दिन सत्ता में रहा, और हमारे आरजेडी के भी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनको भी मौका मिला। उस समय उनका शिक्षा और रोजगार नहीं था। हमको अभी सवाल जो के जवाब देना है उसी पर आ रहे हैं, थोड़ा बकाइएगा नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट के समय दीजिए। लेकिन आज आम पब्लिक, इमामगंज विधानसभा की सभी जनता जानते हैं कि जहाँ जिस जगह पर राहड़ और कुर्थी के खेती नहीं होता था, आज उस जगह पर गेहूं का भी सिंचाई हो रहा है, मूंग का भी सिंचाई हो रहा है। दूसरी बात, इनका भ्रष्टाचार पर सवाल है, यही नहीं छोटू जी? भ्रष्टाचार तो हमको कहना है कि जिस समय आग लगता है घर में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्षा भी उसी समय होता हो। वर्षा उसको आग बुझाने के लिए दमकल का प्रयोग किया जाता है।
तो सरकार द्वारा भी उसका व्यवस्था किया गया है। आपने कितना शिकायत किया कि ये संपत्ति ग्रहण करके फलाना पदाधिकारी फलाना कर्मचारी इतना संपत्ति अर्जित कर लिया है, और हमेशा खाली पेपर में पढ़ कर संतोष करते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि इस तरह का शिकायत हो, हमेशा रोज आप पेपर में देख रहे हैं कार्रवाई हो रहा है। तो हमको कहना है कि सब कार्य हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्वेश्चन इनके पास कुछ है ही नहीं कि विकास कोई चीज। देखिए वो जनता डिसाइड करेगी उनके पास सवाल है कि नहीं। आपने जवाब दे दिया सर, आपने 1 मिनट का वक्त, आपने 1.5 मिनट का वक्त दिया। दीपक जी, बतौर विपक्ष आपकी क्या भूमिका रही 20 सालों के दौरान यहाँ पे भ्रष्टाचार की? किसी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी उनकी नहीं, आपकी भी है। अभी सबसे पहले आप बोल रहे थे कि सांसद महोदय ने क्या किए हैं। औरंगाबाद में नहर सिंचाई के काम किए हैं कई। कैमरे की तरफ देखिए सर। मांगमंच, 1 मिनट, ये सवाल नहीं थी, ये सवाल नहीं थी, मैं सुनिए, ये सवाल नहीं थी कि मांगमंच में कार्यक्रम किया जाए। ये सवाल नहीं थी, ये सवाल नहीं थी, ये सवाल नहीं थी कि मांगमंच में काम किया जाए। ये सवाल नहीं थी, ये सवाल नहीं थी। बैठिए बैठिए गलत बात है। बैठिए बैठिए ये सवाल नहीं थी। बैठिए। आपने सवाल किया है तो जवाब सुनिए। बैठिए भाई, बैठिए आप। ये सवाल नहीं थी। बैठिए आप मांगमंच विधानसभा में नहीं बोले थे। ये सवाल थी कि सांसद रोकिए काम किए। तो अरे रुकिए भाई। औरंगाबाद में कई करोड़ के योजना दिए और वहाँ के किसान को लाभ पहुँचाए हैं। ये नहीं सवाल है कि मांगमंच में। अरे भाई आपने सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं, पहले सुन तो लीजिए। चिल्लाइए मत, रुकिए, शांति बनाए रखिए, कृपया शांति बनाए रखिए। रुकिए 2 मिनट रुकिए। अरे दीपक जी रुकिए, एक बात बताइए, अभी आप लोगों ने अपना 2 मिनट बर्बाद कर लिया। आप लोगों ने तो अपना 2 मिनट बर्बाद कर लिया, कोई मतलब निकला? आराम से जवाब देने दीजिए भाई। बोलिए बोलिए, बोल दिया आपने, बोल दिया। इन्होंने सवाल जो किए हैं, चलिए ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शांति करवाइए। शांति हो गया। भैया हमारा कार्यकर्ता जितने भी आरजेडी के हैं, आप जब ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे और जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे, इधर हम पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, कोई हमारा आरजेडी के कार्यकर्ता कोई नहीं बोला। आप टिप्पणी कम करिए और डिबेट हो जाता है, उसके बाद आप जो बोलना है बोल सकते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद दीपक जी। हमारे कार्यकर्ता कोई बोला? ठीक है ठीक है, इस तरह से डिबेट नहीं होता है। अरे देखिए भाई, मैं आपका और किन से सवाल बताइए, चिल्लाने से क्या हो जाएगा? हेलो, मेरा नाम संतोष सोंडिक हुआ और मेरा सवाल है महागठबंधन के बैठे हुए प्रतिनिधियों से कि हमारे प्रधानमंत्री जी को जो दरभंगा में गठबंधन के मंच से जो गाली दिया गया, क्या वो सही था? चलिए देखिए, वैसे तो ये सवाल जो है वो नहीं, हम देना चाहेंगे, सवाल जवाब नहीं देना है। मैं दूंगा। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुक जाइए भाई। अगर आप ही लोग ऐसे करने तो आप ही लोग कर लीजिए पकड़ के। अरे आप लोग बड़े हैं भाई, आप लोग तो शांति बनाए रखिए। देखिए, इसका मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश जी, लालू जी, मोदी जी, सम्राट जी का सवाल मत करिए, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन फिर भी आप उठा रहे हैं, तो मैं ये आखिरी सवाल के बाद मैं इजाज़त नहीं दूंगा। मैं आप लोगों से जवाब इसलिए लेना चाहता हूँ कि क्या पे मंच में जो बैठी हैं वो हमारी माताएं हैं, सामने भी बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं और पूरा बिहार इसी मुद्दे पे बंद है। तनु जी, आपके महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी जाती है, क्या बोलेंगे इस पर? ठीक है, हम उसका कड़ा निंदा करते हैं जो भी हुआ उस दिन, लेकिन जब एक दलित की बेटी को, वो भी तो किसी की माँ थी, उसको जब गाली दिया जाता है तो तब तो आप लोग नहीं आवाज उठाते हैं। आज उनकी माँ को मिला तो आप लोग, बहुत दुख हुआ, आप लोग बिहार बंद कर दिए। जब किसी और की माँ को बोला जाता है कि जर्सी की गाय, 50,000 की गर्लफ्रेंड, ये सब जब आपके नेता यूज करते हैं ये सारी बातें, तब आप लोग कहाँ थे? बिल्कुल, तब आप लोग कहाँ थे? बिल्कुल। ऋतु जी आप जवाब दीजिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो सवाल है आपका काफ़ी निराधार है और मैं निंदा करती हूँ इस बात की। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पे हर दूसरे व्यक्ति के मुंह पे माँ बहन की गाली होती ही है। तो क्या प्रधानमंत्री जी की माँ है और हम लोग राह चलने वाली औरतें हैं जिसकी कोई इज्जत नहीं है? आप कहीं भी चले जाइए, पब्लिक प्लेस पे या फिर ऐसे ही रोड पर चलते रहिए, बोल चाल की भाषा में लोग माँ बहन की गाली देते हैं। क्या ये उचित है? सवाल सुना है, सवाल किया है, जवाब सुनिए। सवाल किया है, जवाब सुनिए। सवाल किया है, जवाब सुनिए। आप जवाब दीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी स्टेज पे खड़े होके खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे। कौन है वो सिंदूर बांटने वाले? कौन है वो सिंदूर बांटने वाले? क्यों सिंदूर बांटेंगे वो?
हैं। भारत की नारियां अपने पति से लिया हुआ सिंदूर लगाती हैं। ये अपने आप में एक गाली है जो पूरे भारत की महिलाओं को दी गई है। और यहाँ पे बिल्कुल रितु जी, अब इस सवाल का जवाब मैं दीपक जी से लेता हूँ। रितु जी, हो गया, टाइम अप हो गया। आपका टाइम एक बात मैं आपसे, भाई कार्यकर्ता लोग, अरे भाई बैठिए, मैं मना कर रहा हूँ भाई। सवाल किया है तो जवाब सुनिए। सवाल किया है तो जवाब सुनिए। ये डिबेट रखा गया है इमामगंज विधानसभा की समस्याओं पे बात करने के लिए, प्रधानमंत्री के बारे में बात करने के लिए नहीं, और भारत के बारे में बात करने के लिए नहीं। इमामगंज के विधानसभा के बारे में बात कीजिए। बार-बार देखिए रितु जी, मैं बार-बार यही चीज को दोहरा रहा हूँ कि जब हमारा डिबेट खत्म हो जाए आप सवाल पूछ सकते हैं। बीच में बीजेपी के मतलब यही है भड़काऊ पार्टी, लड़ाई पार्टी, लड़ने की बात मत करिए। सवाल है, सवाल पूछिए, सवाल के बाद ही जवाब मिलेगा। जी वो हम कर रहे हैं, बस आप वो जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम सिर्फ लोकल सवाल करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को आपके मन से गाली दी गई, क्या बोलेंगे? एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको अवगत करवा देता हूं, प्रधानमंत्री को जो गाली देने वाला व्यक्ति है ऑलरेडी बीजेपी का कार्यकर्ता है और वो कई मंत्री से संलग्न है। एसपी ने उसके प्रति कार्रवाई किया और उसके बाद उजागर हुआ। और सबसे बड़ी बात जो बोल रहे हैं आप, यही प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं आप। प्रधानमंत्री बोलते थे हमारे राहुल गांधी की माता जी को, किसी की माता है, मैं जो भी टिप्पणी किया है मैं उसके लिए खेद करता हूं, उसको फांसी हो, उसको सजा हो, इसके लिए मैं पार्टी हो, इसके लिए मैं नहीं देना चाहता हूं। नहीं रितु जी, नहीं ये बिहेवियर ठीक नहीं मैम। एक बार जवाब दे दीजिए, रख दीजिए माइक पे रखिए। देखिए, अब मैं पहली बार और आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर आप लोग लोकल सवाल नहीं पूछेंगे, आप लोग के पास नहीं है, तो आप लोग चुप रहिए। अगर आप लोग ऐसा फालतू सवाल करेंगे तो मैं सबसे सवाल करके 1 घंटे का डिबेट करके चला जाऊंगा, आप लोग को बोलने का मौका नहीं दूंगा। सवाल पूछिए, सिर्फ स्थानीय सवाल पूछिए, बाहर का नहीं। हाँ प्रेरणा, अगला सवाल लीजिए आप। क्या नाम है आपका और किन से सवाल है? हमारी एंकर आएंगे आपके पास। नीतीश कुमार हुआ। मेरा सवाल है दीपा मांझी, मेरा वर्तमान में जो विधायक हैं इमामगंज विधानसभा का, उनको से मेरा कलाम है कि जब यहाँ उनको वर्तमान में आना था तो क्यों ना आए, जब उनको काम हुआ है इमामगंज विधानसभा में तो उनको यहाँ स्टेज पे आना जरूरी था। और इस इमामगंज विधानसभा सवाल क्या है आपका? जी सर, सवाल क्या आपका? सवाल क्या है? वो क्यों नहीं आई, क्यों आई, वो हम लोग की जवाबदेही होगी। आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल है कि इतना रोड और पुलिया मेरा क्षेत्र में जो हम लोग का समस्या है, आज तक कोई 20 साल में संघर्ष में नहीं हुआ। वर्तमान में 10 साल जीताराम मांझी यहाँ से विधायिका भी रह चुके हैं, अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन एको पुलिया का हमको लिस्ट ने नहीं ऐसा सुना है। और खाली जैसी भी आता है, रोड का शो होता है, और आज तक हम सुने नहीं कि पुलिया का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, हम सवाल दीपक जी, आपने कहा बहुत पुल पुलिया बना दिया, करे एक नाम गिना दीजिए। देखिए, पुल पुलिया की बात कर रहे हैं, तभी 16 को पुल पुलिया का निर्माण के लिए यहाँ टेंडर हो चुकी है। आप 6 महीना में लगभग 1800 पास करके बोलिए। लगभग 1800 करोड़ का टेंडर यहाँ हुआ है। 1800 करोड़ का टेंडर हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपा जी। हम अगला सवाल लेते हैं। क्या नाम है आपका और किन से सवाल? मेरा नाम मधु देवी है, दीपा मोहन सवाल कर रही हूँ। आवाज जोर से बोलिए, जोर से पास करके बोलिए। मेरा नाम मधु देवी है, मैं दीपा मोहन सवाल करना चाहती हूँ। दीपा मोहन जी के हम लोग बुलाए हैं चंदा कर करके, तो हम लोग भूया समाज सबका मग गए। जब वोट देने के लिए आते हैं तो बोलते हैं दीदी भैया हम लोग जात के नाम पर वोट दे, सब सवाल उठाते हैं। दलित के लिए कोई रोमांच काहे नहीं उठाते हैं दीपा मोहन जी, चजिता रोमांच काहे नहीं उठाते हैं। हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग को गाँव में देखे बोलते शिक्षा शिक्षा की बात कहा है। 5 साल के बच्चे से पूछिए, उसको ABCD अभी तक नहीं आएगा, तो कौचा स्कूल में अभी तक स्कूल टीचर जाकर देखिए, उन लोग सोते रहता है, बच्चा कब पढ़ाई हुआ है। देखिए 5 साल के बच्चे से पूछे ABCD नहीं आता है, जोड़ घटाव नहीं आता, शिक्षा की बात क्यों करते हैं? हम सवाल समझ गए, आपका सवाल समझ गए। दीपा जी जवाब दीजिए। जब भी बुलाते हैं विधायक जी नहीं आती हैं, सिर्फ वोट देने के लिए मांगते हैं। घर की महिला हैं, आप सभी जगह सक्षम हैं। दीपा जी पूरे इमामगंज विधानसभा की अगर विधायिका हैं, पटना नहीं जाएंगे तो यहाँ आपके गांव में, आपके घर में योजना कैसे लाएंगे? उनको आप ही रखिएगा पकड़ के, तो वहाँ टेंडर कैसे लाएंगे? दीपा जी आप ही के लिए बने हैं, आप ही के लिए ना काम कर रही हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम अगला सवाल लेते हैं। क्या नाम है आपका और किन से सवाल है? वीरेंद्र दांगे मेरा नाम है, पूर्व प्रतिनिधि माननीय मंत्री श्री जीताराम मांझी जी का रह चुका हूं। और जहां तक मेरे भाई पूछ रहे थे कि कौन सा पुल,
तो मैं सवाल पे मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ आरजेडी के रिप्रेजेंटेटिव करने वाले लोगों से कि इन्होंने कहा कि 17 महीने में पाए चला क्या मैं रोजगार दिया हूँ। ताली ये खाएंगे तो गाली कौन खाएगा? 15 साल का हिसाब कौन देगा? 15 साल में अगर 5 लाख से अगर जोड़ दिया क्या है? स्थानीय मुद्दे पे सवाल करिए सर, स्थानीय मुद्दे पे आइए। स्थानीय अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर स्थानीय लोग तो जी हाँ, तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि रोजगार देने की बात हो रही है तो 15 साल में कहाँ गए थे? ये जब 17 महीने 5 लाख तो 17-20 साल में कितने हो जाएंगे? इसका चलिए हम अगला सवाल ले लेते हैं क्योंकि ये स्थानीय नहीं है, इसलिए हम इस सवाल को स्किप करें। अगला सवाल लीजिए। अरे आंटी रुक जाइए, सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, स्थानीय सवाल पूछिएगा। मैं यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों, आप अपना सवाल पूछिए, समय की कमी है इसलिए आप अपना सवाल पूछिए। सुन रहा है आपका सवाल जो आपको सुन रहा है पब्लिक, अरे सुनिए पहले। मेरा कहना है कि यहाँ के सभी उपस्थित लोगों से जब आपने कहा कि सब लोग अनुशासन को पालन करते हुए अपनी सवाल करें, किसी पर टीका टिप्पणी ना करें, बिल्कुल। तो यहाँ जो हो रहा है क्या, अपना सवाल छोड़िए, जवाब वहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो मेरा कहना है कि सवाल कीजिए और संवैधानिक और जवाबदेही और मानवता के दृष्टि से कीजिए। एक दूसरे पर उंगली उठाइएगा तो ये सवाल, ये डिबेट नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को सवाल के जवाब यहाँ प्रतिनिधि दे रहे हैं। आपने इंस्ट्रक्शन दे उसके ध्यान से सवाल पूछिए। तो मेरा कहना ये है, हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 2015 से 2020 हो गया, जीतन राम मांझी यहाँ 15 से विधायक बने, 15 में जीते, 20 में जीते, और जब 24 में वो लोकसभा के चुनाव जीत गए तो उनकी बहू ने यहाँ चुनाव जीत के, यानी 10 साल हुआ है। जब इन्होंने लोकसभा में गए तो इन्होंने कहा कि अब दलितों की आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा कहना यह है उनके प्रतिनिधि से कि जब दलितों की आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो जीतन राम मांझी आरक्षित सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं? सुषमा जी, जब दलितों को आरक्षण की जरूरत नहीं तो वो आरक्षित सीट से क्यों चुनाव, जनरल से क्यों नहीं लड़िए? जवाब दीजिए। देखिए, आप भी तो जीतन राम मांझी जी ये सवाल किए या न किए, आप तो सुने नहीं। और बता देती हूँ कि जीतन राम मांझी जी जो यहाँ के लिए किए हैं उसी को और आगे कैसे बढ़े, इसके लिए अपनी बहू को यहाँ लाए थे। चलिए, बिहार सरकार और राज्य सरकार दोनों की। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी योजना को लाभ मिले। चलिए, बहुत धन्यवाद। नहीं दीपक जी, आपसे सवाल नहीं था, मुझे सवाल था। प्रेरणा, अगला सवाल लीजिए। बाबा नहीं, काउंटर क्वेश्चन नहीं, सवाल लीजिए। सवाल भाई सवाल है तो लीजिए, वरना हम लोग सवाल करना चालू करें। सवाल पूछिए आप। उपस्थित सभी लोगों को नाम सवाल पे आइए। नहीं सवाल। मेरा नाम अभिजीत कुमार है और मैं सत्ता पद से प्रश्न करना चाहता हूं कि आज से 8 महीना पहले इमामगंज के जो नगर पंचायत है स्टार्टिंग होता है वहां पे रोड था। रोड के बारे में दीपा मांझी जी बोले कि कल से काम लग जाएगा। पहला प्रश्न वो है, अभी तक काम लगा नहीं, करीब 1000 का परियोजना हुआ, सिर्फ कागज पे हुआ है। हम इमामगंज की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 6 साल के बच्चे के साथ रेप होता है, उसका भविष्य छीना जाता है, उस पर आपका क्या विचार है? और तीसरा प्रश्न है कि शिक्षा के लिए आप क्या करते हैं? चलिए, बहुत धन्यवाद, बेहतरीन सवाल आपका। मैं तीनों सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रेमचंद जी के पास जाता हूँ। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके पास है, जवाब दीजिए। सड़क सिर्फ पेपर में बनी, रियल में नहीं। अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नगर पंचायत में सड़क का जो कार्य है वो किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा है। आपके नगर पंचायत में लगभग अभी 20 से 25 टेंडर हुआ है रोड और नाली का, जिसका कि काम किया जा रहा है और वहाँ पे रोड की ढलाई हो रही है। दूसरी चीज़ है आपके इमामगंज क्षेत्र में, तो इमामगंज क्षेत्र में जो रोड और पुलिया का कितना विकास हुआ है इसे आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज के डेट में आपकी कोठी से, इमामगंज से लेकर के कोठी तक की सड़क की चौड़ीकरण का कार्य टेंडर उसका हो चुका है। बाकी 110 रोड का भी टेंडर निकल चुका है जिसका कि कार्य हो रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि इमामगंज में जो जीतन राम मांझी ने बोला रोड नहीं बना या नाली नहीं बना, सारे कुछ का निर्माण हो रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं निर्माण हो पा रहा है। धन्यवाद। ब्रिजनंदन जी, जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, मासूम बच्ची का रेप हो जाता है। हमको संज्ञान में है, पथरा रोड
जो नहीं सर सड़क का मैंने ले लिया, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, आपकी पार्टी के पास है, इसलिए मैं रोड का सवाल उनसे किया, होम मिनिस्ट्री का लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आपसे। 6 साल की बच्ची का रेप होता है कि क्या है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे, बताइए, जवाब दीजिए। सबसे पहले जो इनके द्वारा कहा गया आप लोग पालन नहीं कर रहे, ये हमें बहुत दुख की बात है। कारण कि पहले बार मौका मिला है, हम सभी भाइयों बहनों से हम आग्रह करेंगे कि अनुशासन में रहकर सवाल जवाब किया जाए, और हम आग्रह करेंगे कि विधानसभा से संबंधित सवाल ज़्यादा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, अगर यहाँ का विकास चाहते हैं तो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए ना, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था, जवाब दीजिए। पथरा रोड का जो क्वेश्चन हमारे छोटे भाई द्वारा किया गया, वो नगर पंचायत में पड़ता है। सबसे पहले वहाँ कचरा था, और रोड चालू करने के लिए वो इंजीनियर किसी भी कीमत में सीधे से रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो जो बगल में ज़मीन खरीदे हुए हैं उनसे अंचल से नोटिस कराया गया। नोटिस के बाद वो ज़मीन देने से इनकार कर गए। जब इनकार कर गए तो फिर नगर पंचायत के कार्यपालक अभियंता के विधायिका महोदय मेरे सामने फ़ोन किए, तो कहीं कि मेरे संज्ञान में नहीं था, वो रोड हम चुनाव के पहले हर हाल में चालू कर दें। बताइए रोड का क्या मतलब है? लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है, आप रोड का जवाब दे रहे हैं। रेप केस पे 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, उस पर बोलिए ना सर। चलिए हम नहीं, देखिए मैंने इसलिए इनको बोला क्योंकि होम मिनिस्ट्री इनके पास है। खैर आप जवाब दीजिए इसका। आपका जो कोठी सलैया वाला जो रोड है, अरे मैम रोड पे नहीं यार, बच्ची से रेप केस में बच्ची का रेप होता है, उस पर जवाब दीजिए ना। 6 साल की मासूम बच्ची का रेप होता है, उस पर जवाब दीजिए। देखिए 6 महीना में जो किए हैं वो बहुत ज्यादा काम किया, आप भी नजर उठा के देख लीजिए। आप जवाबों को घुमा क्यों रही है? उन्होंने आपसे पूछा है कि 6 साल की बच्ची का रेप हुआ है, उस पर जवाब दीजिए। रेपिस के बारे में आप बोल रहे हैं, तो हम लोग उनसे मिलने गए थे और वो धराया भी था। नहीं, हम खुद मिलने गए हैं उस बच्ची से, वहाँ मिलने गए और उसका जो रेपिस था वो पकड़ाया है। सुषमा जी को भी बहुत सुषमा जी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सुषमा जी आप जवाबों को घुमा कर दे रही हैं, आप सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं दिए। प्रशांत अगला सवाल लीजिए। बिल्कुल हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुषमा जी हेलो, एक भी सवाल को इन लोग कटिंग करके चला जा रहा है। एक भी डिबेट में एक भी सवाल इतनी सवाल हुआ है, एक भी मोनोपोलियो करके चले जा रहे हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं हो रहा है। संतोष जी अगला नहीं, अगला मेरा सवाल है महागठबंधन के लोगों से। अभी ऋतुप्रिया मैम बोल के गए कि हमारे नेता ने 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए, महिला को सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब महिला के लिए काम किए और बिहार के लिए विकास किया, तो आप 20 साल से सत्ता में क्यों नहीं है? बिहार की जनता आपको सत्ता से दूर क्यों रख रखा है? इसका जवाब इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि सबसे पहले संतोष जी आप दें। हेलो, आराम से सुनिए। इन्होंने बोला कि 17 साल। एक मिनट संतोष, अगर आप लोग शांति बना के नहीं बैठेंगे तो जो ये जवाब दे रहे हैं वो आप नहीं सुन पाएंगे। जब सवाल किए गए हैं तो जवाबों के लिए थोड़ी सी शांति बना के रखें। सबके पास माइक जाएगा, सबको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। संतोष जी बताइए। इन्होंने बोले कि 17 साल में जो है रोजगार मिली है तेजस्वी यादव के, बोलते हैं। इन्होंने सवाल तो सही किए हैं, समझिए ना। सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार, यही नीतीश कुमार बोलते थे कि अपने बाबूजी के पैकेट से क्या पैसा लावेगा क्या? 17 साल में जो रोजगार, मैं उसी के लिए बोल रहा हूं भैया। अगर हम नीतीश कुमार बन जाएं, 1 मिनट, अगर हम नीतीश कुमार बन जाएं तो सत्ता मेरे पास अभी भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास 84 विधायक है। मैं सत्ता के लिए नहीं, मैं अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ता हूं, सत्ता के लिए नहीं। हम अपने वोट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता हूं। अगर अभी भी मैं चाह जाऊंगा बीजेपी से गठबंधन के लिए, तो नीतीश कुमार सरकार में नहीं रहेंगे, वो जेल में जाएंगे। मैं सत्ता के लिए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाएंगे। जी ठीक है। प्रशांत अगला सवाल। क्या नाम हो आपका? सवाल सीधा पूछेगा। मेरा नाम अनुराग पांडे है। मैं सभी लोग जो बैठे हुए वहाँ पे उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल सीधा सभी से करने के लिए अगर आप लोग आए हैं, अगर आप लोग प्रोग्राम को इस तरीके से खराब करने के लिए आए हैं, तो फिर मैं यहाँ आपको आप उनको मैक दीजिए, आप उनको मैक दिए, सवाल हमसे करेंगे। हेलो सर, प्रोग्राम इस तरीके से रोकिए, उनको बैठाइए। भाई साहब बैठिए, आप बैठ जाइए, आप अपने जगह पे बैठिए। आप प्रोग्राम को इस तरीके से खराब नहीं कर सकते हैं। आप शांति से सवाल
अगला सवाल पूछते हैं। क्या नाम हो आपका, सवाल बताइए। मेरा नाम अनुराग पांडे है सर। मैं उन जहाँ स्टेज पर जो भी बैठे हुए उन सबसे मेरा सवाल देख रहे हैं ना, बीजेपी के कार्यकर्ता का मुंह न बोले, यही होता है। कहीं भी लड़ाई करना शांति से सुनिए, जवाब लीजिए। दीपक जी, वो लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। दीपक जी, आप भी थोड़ा शांति रखिए भाई। अगर आप लोगों से नहीं हो पाया तो बोल दीजिए, मैं आप सबको यहीं पे धन्यवाद खत्म कर देता हूँ। क्वेश्चन साफ आपका नहीं सुनाया। विजनंदन जी रुक जाइए। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ में विजनंदन जी रुकिए पहले। आप एक मिनट का अगर आप लोगों के बस का नहीं तो बोलिए, यहीं पे कार्यक्रम खत्म कर देते हैं। आप लोग सवाल जवाब लेने आए तो सवाल जवाब लीजिए, शोर शराबा मत करिए। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। मेरा सीधा सवाल आप सभी से है सर कि इमामगंज में लगातार 20 साल तक नीतीश कुमार के या एनडीए के गठबंधन के यहाँ पे विधायक रहे, उधर 15 साल तक आरजेडी के रहे, लेकिन आज तक यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं खुला। अरे डिग्री कॉलेज तो छोड़िए, एक सामुदायिक क्या बोलते हैं शौचालय नहीं खोल पाए आप लोग इमामगंज रानीगंज में। तो आप लोग क्या विकास किए? सब प्रेरणा सवाल जवाब लीजिए। इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि सबसे पहले सुषमा जी आप दें, क्योंकि शौचालय की बात हो रही है कि सामूहिक तौर पे सामुदायिक जो शौचालय होता है उसका निर्माण अब तक क्यों नहीं हो पाया है। देखिए, इसके लिए भी दीपा जी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग, दीपा जी आश्वासन दी है कि शौचालय चुनाव से पहले शौचालय का भी निर्माण। आश्वासन नहीं, उन्हें जवाब चाहिए कि अब तक क्यों नहीं बन पाया है। 6 महीना में नहीं, इससे पहले क्या था? 20 साल पहले जब आपकी सरकार थी तब नहीं आवाज निकला था? उस समय भी आप आवाज निकालते, उस समय क्यों नहीं आवाज निकाले थे कि हमारे शासन में शौचालय नहीं है? और शौचालय का याद आया है तो 1 महीना पहले आप लोग आवाज उठाए कि शौचालय होने चाहिए। तो दीपा जी बोली है कि शौचालय हम चुनाव से पहले बनवा देंगे। प्रेमचंद जी, मैं चाहूंगी कि सवाल प्रेमचंद जी मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब आप दें, क्योंकि उन्होंने पूरे एनडीए गठबंधन से। देखिए महोदय, ये सवाल ही निराधार है, क्योंकि इनकी जो सवाल है कि यहाँ एक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, ये सरासर गलत है। साल की जितनी भी विधायक का फंड होता है उसका पूर्ण रूपेण कार्य हो रहा है। आप जितनी भी रोड होती है, नाली होती है या शौचालय का जो बात करते हैं, तो ये तो नीतीश कुमार जी ने शौचालय के लिए पैसा दे रखा है, जो कि सारे घरों में शौचालय बना है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि शौचालय नहीं बना है? उन्होंने घर के शौचालय की बात नहीं की, उन्होंने सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हुआ है मैम। हर एक जगह पे सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। ये जो उनकी क्वेश्चन है कि शौचालय और स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं हुआ है, ये सरासर 20 साल में, क्या 20 साल में सड़क नहीं बनी है इमामगंज की? क्या 20 साल में इमामगंज में नाली नहीं बने हैं? क्या 20 सालों की जब से मांझी जी के यहाँ पर विधायक हैं तब से उनकी कोई फंड की काम नहीं हुई है? ये तो लिस्ट बना हुआ है, सारा लिस्ट उनको हम दे देंगे, सारा लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल। ऋतुप्रिया जी, मैं चाहूंगी कि सवाल का जवाब आप दें, क्योंकि उन्होंने आपकी सरकार जो थी उस पर भी उन्होंने कहा है कि अभी तक सामुदायिक शौचालय और स्वास्थ्य केंद्र का जो है वो निर्माण क्यों नहीं हो पाया पहले भी। सबसे पहले तो आरजेडी यहाँ पे सरकार में थी ही नहीं, और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र की, तो स्वास्थ्य केंद्र का मैं खुलासा आपको कर दूं, यहाँ पे सांप काटने तक की दवाई नहीं है, एंटीवेनम नहीं है। एक महिला को सांप काट लेता है, वो जाती है डुमरिया अस्पताल, सांप काटने की वजह से उसको गया रेफर कर दिया जाता है। सांप काटने के बाद मात्र आधा घंटा का टाइम होता है, उस महिला की मौत हो गई। रेबीज की दवाई नहीं है। जब मौलिक दवाई नहीं है यहाँ के अस्पतालों में, हमें छोटी छोटी बातों के लिए गया दौड़ना पड़ता है, तो हम आज भी 40 साल पीछे हैं। और अगर कमियां गिनाने बैठ जाऊं तो इतनी सारी कमियां हैं। रोड बारिश के दिनों में कीचड़ में तब्दील हो जाती है। आज भी, आज के डेट में भी लोग कुएं का पानी पीने का मजबूर है, और आप कह रहे हैं कि इमामगंज विधानसभा में विकास हुआ है। मैं कहती हूं कि हम अभी भी 40 साल पीछे हैं। मैंने देखा है महिलाओं को दूसरे गांव से सर पर पानी लेकर आते हुए, मैंने देखा है कुएं की पानी पीकर एक महिला की मौत होते हुए, मैंने देखा है कि यहाँ पे आए दिन सड़क चौड़ीकरण नहीं है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, आए दिन मौत होती है। मैंने देखा है कि लोग पानी की किल्लत की वजह से सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं खेत का ध्यान कमियां गिनवाने का मौका मैं आपको दूंगी, लेकिन जो सवाल था
उसका जवाब आपने भी नहीं दिया, इसलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम आप बैठ नागेंद्र जाइए कुमार अपनी दांगे, घर सलैया पंचायत इमामगंज विधानसभा से आते हैं। हम विधायक जी से हम ये बोलना चाहते हैं, आज 10 साल से हैं और 6 महीने उनके बहू का सीधे सवाल मेरे को ये पूछना है कि अभी तक नली गली नल जल क्यों नहीं क्लियर हुआ, इस पे सवाल हम करना चाहते हैं। पुलिया नहीं बनने के कारण हिरंग पत्रा एक है, वहाँ पे अभी तक पुलिया नहीं बना है। अभी 2 महीना पहले महिला मर गई घुट घुट करके, 2-3 मौत हो गई इस बरसात में, उसका क्या हमारे ठीक है, मैं चाहूंगी कि इसका जवाब दीपक जी आप आप लोग को भाई जी पहले ही बोले कि जहां आशा बनता है, विकास होता है, वहीं लोग के फिर विश्वास होता है कि और काम होगा। आपको एक लाइन में हम बताना चाहेंगे कि 91 में जो कम उम्र के हैं वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। 91 में जब हम लोग रानीगंज समता पार्टी यहाँ जीती थी पहला बार, तो ओकर बाद रानीगंज पुल का निर्माण हुआ। अब बस जो गया से आती थी तो जितना देर में बस रोड पर चलती थी उतना हम लोग दौड़ के पैदल बराबर चलते थे। 91 की बात बोल रहा हूँ, बराबर चलते थे बस बराबर। गया से कोठी आपको 5 साल पहले का ये स्थिति था। दूसरा बात, अभी हमारे अनुराग भाई द्वारा क्वेश्चन किया गया था कि नगर पंचायत में एक सार्वजनिक शौचालय भी नहीं बना है, आपको बगल में इसी प्लॉट में जहां हम लोग बैठे हुए हैं। दीपक जी हम उसी पर आ रहे हैं, हम उसी पर आ रहे हैं। उस सवाल का जवाब हो चुका है, अब आप उस सवाल का जवाब नहीं दीजिए। अच्छा ठीक है, उसको छोड़ दे रहे हैं। किया गया, आप उस सवाल का जवाब अच्छा दीजिए। ठीक। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शांत, अगला सवाल लीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार है, मेडीयू का। लेकिन अब मेरा सवाल है कि सभी लोग लोकल हैं, क्या यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होना चाहिए? जीतन राम मांझी पिछला चुनाव में 2015 जब चुनाव में दोबारा आए थे तो बोले थे कि इमामगंज में इंडस्ट्रियल हब बनेगा और इमामगंज में सभी यहाँ पे लोकल जो बेरोजगार युवा है उनको यहाँ रोजगार मिलेगा। कहाँ गया इंडस्ट्रियल हब, कहाँ गया पॉलिटेक्निक कॉलेज? और बीएड कॉलेज का भी आश्वासन उन्होंने दिया था, कहाँ गया? सिर्फ डिग्री कॉलेज का झुनझुना देखा करके। ठीक है, आप बढ़िया सवाल लीजिए। सुषमा जी, सबसे पहले आप दीजिए कि अभी तक इस जगह में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं हुआ है? क्या ये रोजगार के क्षेत्र में पहल नहीं हो सकती है? ITI कॉलेज भी निर्माण हुआ है भैया, और आपको डिग्री कॉलेज भी निर्माण हो रही है। आप जब कह रहे हैं कि बीएड कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात, तो जितना मांझी ऐसे सेक्शन जो ला सकते हैं धरातल पर सारा काम, नहीं तो और कोई नहीं है। आपका MP RJD का है, क्या उनको लाने का कोई दायित्व नहीं है? उनका कोई दायित्व नहीं बनती है? आप जो हमारे नेता से उम्मीद रखते हैं, क्या आपका हम जवाब ही दे रहे हैं? आपका जवाब ही दे रहे हैं भैया। चलिए प्रेरणा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, आपका एक मिनट मांझी जी का दे रहे हैं ना। प्रेमचंद जी, मैं चाहूंगी कि सवाल का जवाब आप दीजिए, क्योंकि उन्होंने रोजगार से जुड़ा जो है वो सवाल किया है। महोदय, मैं आपको बता दूं कि मैगरा में ITI कॉलेज का भी निर्माण हुआ है और आने वाले दिन में यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनने का पूर्ण उम्मीद है, जिसका कि आश्वासन मिला है कि इमामगंज में आने वाले दिन में इंडस्ट्रियल हब भी बनेगा। और यहाँ पे रोजगार, आपको बगल में डोभी में भी इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, जिसका कि कार्य चालू है, जिसका कि कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। और आने वाला दिन जो है इमामगंज में भी रोजगार के लिए सुविधा दिया जाएगा, इसका आश्वासन मिल चुका है। चलिए बहुत अगला सवाल। क्या नाम हुआ, क्या सवाल है आपका? अमजद खान मेरा नाम हुआ। मेरा सत्ता पद से सवाल है कि ये बोलते हैं कि रोड मैंने हर जगह नली गली सब कुछ करवा दिया, लेकिन आज इमामगंज से डुमरिया की ओर जाइएगा तो गंगटी पुल और रचकेल पुल आज तक नहीं बना। इन लोग यहाँ 15 साल यहाँ पर मांझी जी रहे, 15 से लेके 20 से, और भी इन्हीं की सरकार है। यहाँ पे डुमरिया रचकेल पुल और गंगटी पुल आज भी अधूरा है, आज भी अधूरा है। और सत्ता पर से एक और सवाल है मेरा, जनता जो सवाल पूछ रही है उसी पे जवाब दें, ऐसा ना कि भटक कर दूसरी। जवाब दीजिए विजेंद्र जी। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले तो उस नदी पर पुल ही, कोई नदी पर पुल ही नहीं था, लेकिन जब पुल नहीं था तो जब बाके बाजार भी आपको सिंगल पुल था, वो डबल हो गया। अब 2 पुल सिंगल बचा है, एक गंगटी और एक रचकेल, वो भी बहुत जल्दी उसमें भी वो भी चौड़ीकरण होगा। सिर्फ 2 ही जगह सिंगल रहा, बाकी सब डबल हो गया।
चलिए, बहुत धन्यवाद। प्रशांत, अगला सवाल क्या नाम हुआ? सवाल पूछिए अपना। मेरा नाम निशांत कुमार हुआ। मैं सीधे सीधे एनडीए खेमा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब से नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी से गठन हुआ था, तब से इमामगंज जदयू के खाते में सीट रहता था, जदयू यहाँ से जीतता था और जदयू 2005 से लगातार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आज तक है। और जीतन राम मांझी जी भी मुख्यमंत्री बन के आए तो उनका भी लिंक बहुत अच्छा था। और उदय नारायण चौधरी स्पीकर थे, तब भी उनका लिंक जदयू। सवाल पे आइए। सवाल मेरा ये है कि आज इतना दिन हो गया है, तब भी हमारे यहाँ एक अच्छा स्कूल नहीं खोला गया है, बच्चों के रोजगार का सुविधा उपलब्धि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णनंदन जी, आपके लिए बता दूं छोटे भाई कि आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये सच्चाई है। फर्स्ट बार जिस समय नीतीश कुमार द्वारा 7 सीट जीता गया था, उसमें एक इमामगंज विधानसभा था। आप लोग उपचुनाव में मैंने मांग किया था उनसे, मैंने लड़ा था, आम सभा मंच से मैंने बोला था कि जितना अधिकार नालंदा वाले को है उसी तरह से इमामगंज वालों का भी अधिकार है, जो भी मैंने मांग किया था। तो उसके बाद और बता दे रहे हैं, उनको द्वारा कहा जा रहा है कोई शिक्षा नहीं। उसके बाद सटे आपको मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 12, उसके बाद यहाँ हुआ उपचुनाव बाद आपको बाहा मोड़ पर, उसमें आपको डिग्री कॉलेज मिला, जिसका शिलान्यास परसों जो मुख्यमंत्री आए हुए तो उसमें हुआ। तो वो भी शिक्षण संस्थान के तहत डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हुआ, उसमें आपको जमीन अधिग्रहण करके टेंडर फाइनल हो गया, आपको काम भी लग गया आपको ब्लॉक के सामने। तो ऐसा नहीं है, इमामगंज का और विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा विकास का कारण है कि नीतीश कुमार को पर्सनली इमामगंज पर विशेष ध्यान है। ठीक है, मेरे नेता को। प्रशांत, समय की कमी है, इसीलिए मैं चाहूंगी कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो सीधा सवाल पूछे, और ताकि और जिनके सवाल पूछ रहे हैं उनका नाम भी ले। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? सवाल बताइए। मेरा नाम जनार्दन यादव हुआ सर। सवाल क्या आपका? सवाल हमारा है कि आज बिहार बंद था और बिहार बंद से प्रधानमंत्री को छोड़ी सारी सवाल पूछिए भाई। यहाँ के 6 बच्ची को क्षेत्र में महीना दिन के अंदर रेप किया गया और उस पर जैसे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। प्रधानमंत्री को माँ के गाली के झूठा आरोप लगा करके यहाँ पार्टी का। मेरा नाम राजकुमार शुक्ला। कोई जाति धर्म नहीं होता है। कृष्णनंदन जी, मैंने उस सवाल को हमने ड्रॉप कर दिया है। मेरा नाम राजकुमार शुक्ला हुआ और ये जो दोनों आरजेडी के जो नेत्री बैठी हुई हैं, इन लोगों से सवाल है मेरा। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि ऋतु जी ने कि तेजस्वी जी के खून में राजनीतिक है, इसलिए उनको डिग्री की जरूरी नहीं है। तो आपका खून में राजनीतिक है, इसके लिए हम आपको वोट दें या कुछ काम? बिल्कुल, मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब सबसे पहले ऋतुप्रिया जी आप दें कि उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि खून में राजनीति होने से क्या हम उन्हें वोट दें। जी बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा चाहूँगी भी नहीं, क्योंकि आप काम देखकर और हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, हमारे नेता युवा हैं, युवा सोच है, उनके पास रोड मैप है और वो बिहार को आगे लेकर जा सकते हैं और उनमें पूरी क्षमता है कि वो हमारे बिहार को विकसित करेंगे, क्योंकि उनका विजन ही है पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई कमाई सुनवाई और कार्रवाई। पढ़ाई के बारे में कोई भी सरकार बात नहीं करती, लेकिन हमारे युवा नेता माननीय तेजस्वी यादव पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। वो योजना लेकर आए हैं कि आपके बच्चे का फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगेगा, आपका बच्चा जो एग्जाम देने जाएगा और एग्जाम देकर आएगा उसका पैसा नहीं लगेगा। आप वोट इसलिए दीजिए क्योंकि वो हमारे बारे में, हमारी जनता के बारे में और सभी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, युवा हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो। बच्चियों के लिए वो बेटी योजना लेके आए हैं, बेनिफिट ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, और अभी वो सत्ता में नहीं है, फिर भी वो जो योजनाएं बना रहे हैं विपक्ष के द्वारा उसे नकल किया जा रहा है और उसी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे नेता में क्षमता नहीं है, हमारे नेता में पूरी क्षमता है और वो बिहार का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऋतुप्रिया जी ठीक है, मैं एक मिनट प्रशांत, एक मिनट रुक
जाइए। यहाँ पे आप सभी लोग अगर दिल्ली और पटना की बात करेंगे तो मुझे और मेरी टीम को लग रहा है कि इमामगंज में कोई समस्या नहीं है। अगर इमामगंज की समस्याओं के बारे में आप लोग बातचीत नहीं करेंगे तो हम प्रोग्राम में अपनी तरफ से सवाल पूछना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरा दोबारा अनुरोध है कि इमामगंज की समस्याओं पे बात करें, पटना और दिल्ली की समस्याओं पे नहीं। मेरा नाम वेद विकास है। मैं सभी से प्रश्न एक से पूछूं। मैं एक सत्ताधारी से प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इमामगंज स्पेसिफिक आपका सरकार है या कोने कोने कस्बा गली के लिए है? एक मल्हारी पंचायत जहाँ पे लुटीटा नामक गांव है, वो आवागमन से, संचार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से निरर्थ है। क्या वहाँ पे आपकी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जाकर देखती हैं क्या हो रहा है? क्या उनका निदान? ठीक है, सवाल का जवाब आप वो योजना ऑलरेडी टेंडर हो गया है वेद प्रकाश बाबू। सिर्फ वन विभाग का 2 एकड़ जमीन पड़ जा रहा है, वो मल्हारी पंचायत में पड़ता है, इसलिए उसमें काम शुरू नहीं हुआ। टेंडर भी हो गया है, लेकिन वन विभाग के एनओसी के समस्या के चलते 2 एकड़ जमीन एनओसी उसे मिलेगा, उसके बाद ही काम लगेगा। खड़ाऊ और लुटीटाड़ मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ, और वहाँ पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हमेशा विद्यालय वहाँ चलता है, वहाँ शिक्षक भी जाते हैं उस जंगल में। दीपक जी, इस सवाल का जवाब आप देना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन के जितनी भी नेता हैं, हमारे महागठबंधन की जितनी योजना है उसको कॉपी करके आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, जो तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से ऐलान था कि आपको हम जब सत्ता में आएंगे तो हम 1500 रुपया देंगे, उसको कॉपी करके तुरंत जो एनडीए की सरकार इतनी डर हो गई है कि तुरंत उसको 1100 रुपया किया। और बिजली बिल, यही तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हम 200 रुपया बिजली बिल, 200 यूनिट बिजली बिल हमने फ्री करेंगे सत्ता में आएंगे तो, और यही तो उसी को कॉपी करके 125 यूनिट फ्री किए इंडिया की सरकार ने। और ये भी बोला कि अपने घर से क्या कहाँ से देगा बिजली 200 यूनिट। उनका रोजगार का सवाल है, आप वापस से कमियां गिनवा रहे हैं। आप रोजगार के सवाल पे अगर जवाब देना चाह रहे हैं तो बताइए, अन्यथा हम दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। कमियां नहीं गिनवानी है, आपको सवाल के जवाब देने। रोजगार जो है, रोजगार जैसे आपका 17 महीना जैसे पहले हमारी सरकार आई थी, 17 महीने रही, और यही नीतीश कुमार के सामने जब तेजस्वी यादव बोले थे, जब चुनाव 2020 में हुई थी तो 2020 में घोषणा किए थे हम महागठबंधन की सरकार ने कि हमने 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है नीतीश कुमार के जो भी विपक्ष के नेता हैं वो स्वयं बोले कि का अपने बाबूजी के पैकेट से क्या देंगे रोजगार। रोजगार उन्होंने सृजन किया और रोजगार दिया। 17 महीना में आप जोड़ सकते हैं, जाके धरातल पर जाके जांच कर सकते हैं। 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिया। दीपक जी ठीक है, आप जवाब जिस तरीके से देना चाहिए आप नहीं दे रहे हैं। प्रशांत, अगला सवाल। क्या नाम हो आपका? सवाल क्या? हमारा नाम बुल्ला बाबा है। हम सत्ताधारी पार्टी से सवाल करना चाहते हैं। सत्ताधारी पार्टी से सवाल करना चाहते हैं कि आप गिना रहे हैं कि विकास हुआ है, ठीक है, हम मानते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन आपको मंत्रियों को खदेड़ के जनता भगा रही है और आपको अपनी सत्ता से भी भगाएगी और अपनी बिहार में बदलाव निश्चित है। सवाल क्या है आपका? ये किसी भी तरीके का सवाल नहीं था। क्वेश्चन नहीं। हेलो, मेरा नाम जयंत कुमार है। मेरा सवाल यही है सत्ता पद से कि क्या आप रबड़ी बांटते बांटते पब्लिक को कब तक बुड़बक बनाइएगा? क्या आप शिक्षा फ्री कर सकते हैं? अगर सत्ता आपके पास है तो आप फ्री कीजिए शिक्षा, सबसे बढ़िया रबड़ी मत बांटिए। क्या आप एजुकेशन फ्री करेंगे? एक सवाल इसी में। एक मिनट मैं ब्रजेंद्र, उन्होंने बता रहे हैं आपको, पूछिए अगला सवाल। ब्रजेंद्र जी, इनका सवाल है कि इतनी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से कहीं बेहतर है कि शिक्षा मुफ्त कर दीजिए। क्या आप कर पाएंगे? शिक्षा मंत्रालय जदयू के पास ही है। ब्रजनंदन जी, सवाल का जवाब आप दीजिए। उनका कहना है कि क्या शिक्षा मुफ्त हो पाएगी? शिक्षा मुफ्त में मिलेगी बच्चों को? आपको बता दें कि पहले जो पहले सरकार में रहे यहाँ, वही अगर क्वेश्चन करते कि शिक्षा में क्या सुधार हुआ। पहले इस क्षेत्र इमामगंज प्रखंड में मात्र 2 हाई स्कूल था, आज पूरे पंचायत में इंटर तक पढ़ाई की व्यवस्था हो गई है। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मेरा सवाल सिर्फ
सब लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी ये किए, मंत्री जी रहे, जीतन राम मांझी रहे। सवाल ही पे आ रहा हूँ सर, 1 मिनट तो टाइम दीजिए। सवाल ये है कि अभय कुशवाहा जी को कोई क्यों नहीं बोल रहा? उनसे ज़्यादा फंडिंग है, विधायक से ज़्यादा फंडिंग है एक सांसद का। और एक काम मुझे बताइए, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इमामगंज विधानसभा में 2 पुल पहला लेडर पर, वो भी आरजेडी के सांसद हैं, हम लोग के चुने हुए सांसद हैं, नहीं है प्रधानमंत्री का हम लोग के सांसद हैं कि नहीं? माइक छोड़े आप लोग। आइए, हाँ, क्या सवाल था आपका? शांत कीजिए पहले। अरे शांत होइए भाई, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है ये। इस तरीके से प्रोग्राम में आप लोग वादा नहीं कर सकते हैं। आप लोग प्रोग्राम में शांति बनाए रखिए, प्रोग्राम में इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप लोग को जो भी क्वेश्चन करना है शांतिपूर्वक बैठिए और क्वेश्चन कीजिए। आप लोग शांति से सवाल कीजिएगा तो शांति से आप लोगों को जवाब मिलेगा। आप लोग जितना हो सके शांति बनाए रखिए और शांति से सवाल कीजिए। आप प्रोग्राम में आप सभी का आने का आप लोग इस तरह से कीजिएगा तो प्रोग्राम को यहीं पे धन्यवाद करके प्रोग्राम का समापन कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।